हाय एवरीवन, आज का हमारा क्लास है नई आर्थिक पॉलिसी नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के विषय में हम लोग जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है पहली बार लाया गया था रसिया में, रूस में, जिसके लाने वाले थे लेनिन। क्योंकि जब 1917 में जार निकोलस की गद्दी गिरी तो उस समय रूस की आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय थी और लेनिन ने उस आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो चुकी थी उसको उभारने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जापान के प्रधानमंत्री तनाका के अनुसार काम करना शुरू किया। तनाका के अनुसार काम करने पर रूस में 9 के बराबर विकास हुआ। तत्पश्चात इन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसा खुद का पॉलिसी क्रिएट किया जाए जिससे रूस का विकास जो है बहुत तीव्र गति से हो, और उन्होंने अपनी खुद का एक पॉलिसीज बनाया, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया। इसका नाम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नेप कहा गया, जो रसिया में 1921 ईस्वी में लागू किया गया। फिर भी हमारे भारत में जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कई कारणों से जर्जर थी। रीज़न था कि हमारे देश की आज़ादी जो है 1947 में हुआ, उससे बिफोर अगर हम चलते हैं बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि भारत को जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वे सभी आक्रमण भारत पर हुए और यहाँ के जितने भी खजाने थे, यहाँ के जो कोष थे उसको हड़पने का काम किया। इस कारण भारत की आर्थिक स्थिति जो थी जर्जर थी। लगभग 200 वर्षों तक यहाँ ब्रिटिश हुकूमत रही और उन्होंने भारत का शोषण किया। अब भारत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही जर्जर थी। तो देखते हैं जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, फ्री हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से। उस समय भारत की आर्थिक दशा जो थी वो कई कारणों से जर्जर थी। रीजन था 2 फैक्टर। पार्टीशन, हमारे देश का पार्टीशन हुआ था। उस समय इंडिया और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने थे। पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। तो जो भारत की स्थिति थी वो स्थिति संभलने लायक थी, परंतु पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि भारत की जो भी कोष थी वो कोष उन्होंने पाकिस्तान को समृद्ध होने के लिए दिया। इसके कारण इसकी स्थिति जर्जर हो गई। उसके बाद हमारा देश का जो संविधानिक स्वतंत्रता कहते हैं वो संविधानिक स्वतंत्रता हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 में भारत में प्रथम भारत गणतंत्र लागू किया गया। भारत एक गणराज्य बना और उस समय भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए और आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुमत के दल पर भारत का प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए। पहली पंचवर्षीय योजना में ऐसे ऐसे काम किए गए जिससे भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता था। परंतु 1952 टू 1962 तक 1962 तक में भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1962 में उनकी मृत्यु के बाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत को उभारने के लिए बहुत सारा काम किया। जैसे कि एक जीता जागता उदाहरण आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति लाने का काम कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वाले प्राइम मिनिस्टर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी भारत की राजगद्दी पर बैठी, अर्थात भारत की प्रधानमंत्री बनी। और भारत की जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने भारतीय उद्योगों पर फोकस किया और जितने भी उद्योग फॉरेन थे, विदेशी थे, उन उद्योगपतियों को भारत से निकालने का काम किया। ऐसे ऐसे बंधन बांधे गए उद्योगपतियों पर जिसके कारण जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे, विदेशी निवेशक थे, वे सभी निवेशक भारत छोड़कर अन्य देशों में पलायन करने लगे। उसी समय 1970 में एक बहुत बड़ी चेंजिंग हुआ, एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आया और उस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, 1972 में इंदिरा गांधी को अयोग्य करार देते हुए उन्हें
भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी और उन्होंने संभाल सरकार को चलाया। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी बनी और भारत के जितने भी इन्वेस्टर्स थे वे इन्वेस्टर्स पर न फोकस करके अपने राजनीतिक करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। जब राजनीतिक करियर पर फोकस करने लगे भारत के जितने भी मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, तो भारत की कंडीशन बहुत जर्जर हो गई थी। यहाँ तक कि भारत के जितने भी इनलैंड बिजनेस वाले थे, बिजनेसमैन थे, स्वदेशी उपक्रम के जो स्वामी थे, मालिक थे, वो भी अपना बिजनेस को बंद करने लगे। और देखिए, किसी भी राष्ट्र को संभालने के लिए उद्योग की भूमिका होती है, और जब उद्योगपति ही हमारे देश में निवेश करने से मना करेंगे तो उस स्थिति में किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने देश को संभालने का काम किया। लेकिन सबसे मेन फैक्टर्स आता है पी नरसिम्हा राव। ये ऐसे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, जिन्होंने देश में एक नई चेतना लाया। भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत की धरातल पर भारत को विकसित करने के लिए अपना खुद का पॉलिसीज क्रिएट किए। और उनका पॉलिसीज जो था वो पॉलिसीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज था, जिसे भारत में इसे संविधान द्वारा जो लोकसभा में पारित किया जाता है 1989 में पारित कर दिया गया। भारतीय जो निचले सदन होते हैं, निचले सदन में इसे पारित कर दिया गया और पूर्ण रूप से सभी दलों की बैठक के बाद इसे पूरे भारत में लागू करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो जुलाई 1991 में लागू किया गया। जुलाई 1991 में लागू किया गया। इसके 3 फैक्टर्स थे। तो आपसे पूछेगा कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या समझते हैं, तो सिंपल सा आंसर होगा कि भारतीय आर्थिक दुर्दशा जो थी, जो विगत 2 वर्षों में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत का जो विदोहन किया गया, उस स्थिति में भारत के जितने भी जो खनिज संपदा थे वे सारे खनिज संपदा विदेशी आक्रमण द्वारा अपने अपने देश ले जाया जा चुका था। और जो भारत की जो संपदा बची थी उसे 2 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत ने विदोहन किया। अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ से ले जाकर अपने आप को विकसित किया। उसके बाद भारत का पार्टीशन हुआ, भारत 2 खंडों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो उस समय भी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी जो सुधरने लायक थी वो उस समय विडंबना बन गई। और उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए, वॉर हुए, जिसमें भारत का जो भी खनिज संपदा था, जो भी फंड्स था, वो सारे फंड्स खत्म हो गए। तो कोई भी देश भारत में निवेश करने के लिए हिचकिचाने लगा, वो भारत में इन्वेस्ट करने से मना करने लगा। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भरकस प्रयास किया कि इस देश आर्थिक स्थिति को बैलेंस किया जाए, मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। और एक नीति जो थी जो कि 1980 में बना था कि विदेशी को हटाओ। तो बहुत सारी कंपनियां जो विदेशी भारत में इन्वेस्ट कर रही थी उन कंपनियों को बाहर भेजने जाने लगा, उसे निकाले जाने लगा। तो भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो खास करके डगमगा गई। लेकिन जब 1990 के दशक में पी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपना एक पॉलिसी लाया। 3 पॉलिसी उन्होंने लाया जिसे नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से जाना जाता। आइए हम देखें कि 3 पॉलिसीज क्या थे इसमें। तो 3 पॉलिसी जो इन्होंने लाया हमारे देश में वो थे एलपीजी। अब देखिए एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। इन्होंने 3 मुख्य पॉलिसीज लाए। इसी 3 पॉलिसीज को हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और था ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। जैसे इसका फर्स्ट लेटर एल हुआ, इसका फर्स्ट लेटर पी हुआ और इसका फर्स्ट लेटर जी हुआ। तो याद करने के लिए सिंपल सा चीज हमको देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कितने पॉलिसीज थे, 3 पॉलिसीज थे, जिसमें
लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटेशन था और ग्लोबलाइजेशन था। तो एलपीजी के नाम से अगर हम इसको कन्वर्ट याद करते हैं तो हमेशा याद रहेगा कि एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी नेम आता है उदारीकरण, उदारीकरण, दूसरा का आता है निजीकरण, निजीकरण और तीसरा का आता है वैश्वीकरण। ये 3 पॉलिसीज थे और इन्हीं 3 पॉलिसीज को हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कब लागू किया गया? तो जुलाई 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में कौन कौन से पॉलिसीज थे, कौन कौन सी नीति थी? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और उदारीकरण क्या था, निजीकरण क्या था और वैश्वीकरण क्या था? तो सिंपल से समझिए कि उदारीकरण का मतलब होता है उदार होना। उदार होने का मतलब कि आप अपने देश में जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी कंपनी है, उसके प्रति आप उदार हो गए, यानी कि अनफॉर्चुनेटली आप उसके सपोर्ट में। अब सपोर्ट में कैसे हैं? तो जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी, जो रजिस्ट्रेशन की समस्या थी, जो बहुत सारे कानूनी लिमिटेशन थे, उन सारी लिमिटेशन को कम से कम कर दिया गया। और जितना कम से कम कंपटीशन होगा, जितना कम से कम आपका क्या कहते हैं, कम से कम जितना आपका पॉलिसीज में रिडम्बेडर हो, यानी जितने भी छूट हो, वो सारे छूट देने का काम किया। तो उदारीकरण का मतलब समझ गए? तो उदारीकरण का मतलब होता है कि जो भारत में जितने भी कंपनियां कार्यरत थी, उन सारी कंपनियों को बहुत प्रकार से छूट दिया गया। उन्हें व्यवसाय करने के लिए पेमेंट पैसा दिया गया, अग्रिम लोन की व्यवस्था की गई, उनकी लाइसेंसिंग प्रणाली को कम से कम किया गया, जो उन पर अत्यधिक नियंत्रण रखा जाता था उस नियंत्रण को कम से कम किया गया, ताकि जो भी उद्योग हमारे देश में कार्यरत हैं वे सभी उद्योग काम को भली भांति अच्छे प्रकार से करें, बेहतर से बेहतर ढंग से करें। जितना अधिक वे विकास करेंगे उतना ही अधिक हमारा देश विकास होगा। तो इन्होंने उदार हुआ। अब इसके बाद है दूसरा पॉइंट कि प्राइवेटेशन क्या था। और प्राइवेटेशन का मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण सिंपल समझिए कि पहले हम किसी जमीन को किसी दूसरे को रेंट पर देकर रखे थे और उसमें कहते थे कि जो भी उपज होगा उसका हाफ आप हमको दीजिएगा, हाफ आप लीजिएगा। तो जो भी मेहनत करते थे तो वो मेहनत का आधा मुनाफा तो हम ले लेते थे, तो उन्हें बचता भी नहीं था, जिस कारण वे सभी फसल को सही ढंग से करते नहीं थे। या तो वो जमीन को बंजर छोड़ देते थे, वो कुछ उपज होगा ही नहीं तो वो हमको देंगे क्या। तो यही सिचुएशन थी हमारे देश में। इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज में भारत सरकार के शेयर थे, गवर्नमेंट के शेयर थे, वे सभी शेयर का हिस्सा गवर्नमेंट्स को देना पड़ता था। इसी कारण वो बहुत बढ़िया मेहनत नहीं करते थे, परिश्रम नहीं करते थे, एक्स्ट्रा पावर नहीं लगाते थे जिससे वे अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। तो जो पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी थे उन सभी सेक्टर्स को पूर्ण रूप से प्राइवेट का दर्जा दे दिया गया, यानी प्राइवेट कर दिया गया। कहा भैया आप ये जो कंपनी है, इस कंपनी में हमारा जो शेयर है वो तो शेयर रहेगा ही, वो शेयर रहेगा ही, परंतु आप अपने माइंड से चलाइए। आपको बेनिफिट होगा तो आप हमको दीजिएगा, अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप हमको नहीं भी दीजिएगा। यदि आपको पैसे की जरूरत है, आपको कैपिटल की जरूरत है, तो वो सारे कैपिटल जो है हम आपको मुहैया कराएंगे। तो जितने भी कंपनियां भारत में पब्लिक सेक्टर की थी जो कंट्रोलिंग के कारण सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, वो कंपनियां में नई जागृति उत्पन्न हो गया, नया चेतना उत्पन्न हो गया और वे कंपनीज को बेहतर से बेहतर ढंग से करने लगे, अपने कंपनीज में जान जोखिम लगाने लगे, अधिक से अधिक पावर लगाकर करने लगे ताकि उनको प्रॉफिट बढ़ सके। तो ये था निजीकरण। तो इसका सिंपल सा मेथड क्या होगा कि जितने भी कंपनियां भारत सरकार के अधीन काम करती थी उन सभी कंपनियों को पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया, अर्थात जिसमें सरकार की शेयर थे, सरकार का कंट्रोलिंग था, वो सरकार ने शेयर को दे दिया और कंट्रोलिंग को हटा लिया। वो फ्रीडम होकर के, फ्री होकर के वो अपने कंपनी का काम करने लगे और स्वयं को डेवलप करने लगे। और लिबरलाइजेशन समझ गए कि ये उदारीकरण था, उदार हो जाना, यानी जनता के प्रति उदार हो जाना, कंपनी के प्रति उदार हो जाना ताकि कंपनी फ्री माइंडेड काम कर सके। उन्हें लोन की व्यवस्था किया, उनके लिए
इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट की व्यवस्था किया, एक अच्छा वातावरण दिया, उनकी लाइसेंसिंग प्रणाली को कम किया। तो इतना प्रति उदार हो जाना ताकि कंपनी काम कर सके। दूसरा था क्या कि जितने भी कंपनियां गवर्नमेंट सेक्टर की थी, पब्लिक सेक्टर की थी, उन सभी कंपनियों को क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्राइवेट कर दिया गया। उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया कि आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं, आप अपने अनुसार काम करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण का सीधा मीन्स होता है कि पूरे वर्ल्ड को एक बेस मान लेना कि जितने भी सीमाएं हैं, लिमिटेशन है कि ये अमुक देश है, ये अमुक देश है, ये अमुक देश है, ये अमुक देश है, यानी बहुत सारे देश हैं। हम लगभग 300 के पास हमारे पृथ्वी पर, हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज है, और उन सभी कंट्रीज का एक मानना था कि हम अपने ही देश में काम को करेंगे। तो वो जो धारणा थी कि कोई भी कंपनी एक देश से छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाएगा, दूसरे देश का कंपनी तीसरे देश में नहीं जाएगा, वो धारणा को भारत में समाप्त किया वैश्वीकरण के द्वारा। कि वैश्वीकरण के द्वारा ये फ्रीडम दिया गया कि कोई भी भारतीय कंपनी जो है भारत को छोड़कर किसी भी देश में, भारत में तो कर ही रही है, अगर चाहती है कि हम अन्य देश में बिजनेस को डेवलप करें, एक्सटेंशन करें, बिजनेस का मतलब विस्तार करें, तो वो स्वतंत्रता दिया गया कि भैया आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कीजिए ही कीजिए, और उसके अलावे भी आपकी इच्छा कहीं करने की तो पूरा दुनिया खाली पड़ा हुआ है, आप कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं, बिजनेस लगा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। यही चीज विदेशी कंपनियों के साथ भी उन्होंने कहा कि जितने भी विदेशी कंपनियां हैं वो जो भी चाहती है कि भारत में हम इन्वेस्ट करें, वो फ्री रूप से इन्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए सरकार से किसी प्रकार का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वतंत्र है, आप भारत में आकर बिजनेस कर सकते हैं, और भारत की कंपनी जो थी वो भी विदेश में जाकर बिजनेस कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। ये स्वतंत्रता दिया गया किसमें, वैश्वीकरण में। अब देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को फिर से एक बार देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी। तो इसके 3 पार्ट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि उदार हो जाना। तो भारतीय जितने भी कानून थे, जितने भी नीति थे, जितने भी नियम थे, उन सभी नियमों को न्यूनतम कर दिया गया कि कोई भी कंपनी जो थी कि हमको लाइसेंस लेना जरूरी है, हमको सरकार से रजिस्टर्ड कराना है, पंजीयन कराना जरूरी है, ये सारी जरूरी चीजों को कम से कम किया गया, न्यूनतम कर दिया गया। पंजीयन की समस्या को न्यूनतम कर दिया गया, और लाइसेंसिंग प्रणाली को साफ खत्म कर दिया गया। जो कंपनी चाहती है कि लाइसेंस लेगी उसे लाइसेंस दिया जाता था, जो कंपनी नहीं भी चाहती थी लाइसेंस लेना तो उन्हें भी लाइसेंस के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठाना पड़ा। तो ये उदारीकरण था। निजीकरण का मतलब क्या था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे जिसमें सरकार की हिस्से थी, भागीदारी थी, शेयर्स थे, उन सभी शेयर्स को उन्हीं कंपनी के पास छोड़ करके उन पर जो भी नियंत्रण सरकार का था वो सारे नियंत्रण को हटा लिया गया और उसे पूर्ण रूप से आज़ादी दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया, ताकि वो बेहतर से बेहतर ढंग से अपने बिजनेस को कर सकते हैं, अपने बिजनेस का एक्सटेंशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट था क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंपनी थी विश्व में वे सारी कंपनियों को यह स्वतंत्रता दिया गया कि आप भारत में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भारतीय कंपनी को भी यह स्वतंत्रता दिया गया कि आप हमारे देश को छोड़कर भी अन्य कई देशों में बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि वो जो स्वतंत्रता थी, वो जो परतंत्रता थी, वो जो अनुबंध था कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में नहीं जा सकती है, उन अनुबंध को कम करने का प्रयास किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया। तो ये तीनों पॉलिसीज के आने के बाद भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, और भारतीय कंपनी भी विदेशों की ओर पलायन करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, और उसका जो सीधा रिजल्ट है आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आई। हीरो, होंडा, बजाज एलियांज, मारुति सुजुकी, हुंडई, बहुत सारी कंपनियां, कोटेक महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, सोनालिका, बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आई और हमारे देश में बिजनेस करने लगी। यहाँ तक कि कोका कोला कंपनी को कई बार बैन लगा, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसके साथ लगाए गए सारे बैन को खत्म कर दिया गया। आज कोका कोला पूरे वर्ल्ड वेव में वो काम कर रहा है। तो ये था हमारा पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज।